dedicated to CISF and all public. नमस्कार। ये वीडियो CISF के मित्रों को और हमारे लिए जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, दिन रात हमें सुरक्षित रखते हैं, उन सभी मित्रों के लिए है और उन सभी साथियों के लिए, देशवासियों के लिए है। ये CISF यूनिट हमारी तरह तरह से सेवा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, आपदाओं में हमारी मदद करती है और अन्य कई तरीक़ों से हमारे जनजीवन को अच्छा बनाती है, सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। तो ये CISF के कुछ मित्र हैं जिनके सजेशन पे मैंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा था कि रेडिएशन से रिलेटेड और न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। हाँ, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, तो आज सुबह सुबह सोकर उठा और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू। आइए देखते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के पर्यावरण में पावर का प्रोडक्शन और पावर की ज़रूरत कितना कठिन और कितना दुर्लभ होते जा रहा है, क्योंकि जो पावर का प्रोडक्शन हो रहा था पहले, मैक्सिमम पावर का प्रोडक्शन जो हमारे देश में हो रहा था वो कोयले से किया जा रहा था। थर्मल पावर प्लांट्स थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग तरह के आ गए। अभी तो पवन चक्की भी है, विंड मिल, पावर एनर्जी है ना। फिर और हाइड्रो पावर प्लांट भी हैं बहुत सारे, जो डायरेक्ट जल से टरबाइन चलाते हैं, ठंडे जल से नदियों के द्वारा या कहीं पे पानी इकट्ठा कर लेते हैं, नदियों का पानी, और उसको पानी को गिरा कर टरबाइन चलाते हैं। और भी बहुत तरीके से छोटे छोटे मात्रा में कर रहे हैं। पर इसमें हमारा भविष्य कितना है वो आपको पता है, क्योंकि ये जो संसाधन है, ये जो कोयले हैं और ये जो बारिश का पानी है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है और ये धीरे धीरे कम होते जाता है, सही समय पर नहीं होता है। तो क्या सुचारू रूप से लगातार हमें बिजली मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। इसके लिए हमारे भविष्य के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे अच्छा, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वातावरण में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हवा को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित करती है और आगे चलकर ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी और बहुत परेशानियां हैं। मतलब वातावरण को प्रदूषित करना और भविष्य के लिए भी सुरक्षित न होना, क्योंकि ये हमें बहुत कम टाइम तक ही बिजली दे पाएंगे, क्योंकि ये संसाधन ख़त्म हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी जो कंटिन्यूस हमें पावर सप्लाई देता रहे, इलेक्ट्रिसिटी देता रहे, इसके लिए एक शोध किया गया था और शोध करके हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला था, और उसमें निकाला था ये एटॉमिक पावर। जो एटॉमिक पावर है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम बिजली का प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में। आपको पता ही है, ईंधन के रूप में यहाँ पे यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इनरिचमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ओर्स मिलते हैं, जो अयस्क मिलते हैं, उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत कम होती है। उसके इनरिचमेंट के लिए हमें दूसरे देशों पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है फ्यूल कई बार। तो ईंधन के रूप में यहाँ पे यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और उसके एटम्स का नाभिकीय विखंडन होता है, और विखंडन होने के बाद उसमें से जो ऊर्जा मिलती है, जो हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम भारी जल को गर्म करते हैं ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, और उस टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल करके हम साधारण पानी जो लाइट वाटर होता है उसको हम गर्म करके और स्टीम बनाते हैं बॉयलर में, और उसी बॉयलर से जो स्टीम निकलता है वो स्टीम टरबाइन हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जिसके द्वारा टरबाइन से जनरेटर कपल्ड होता है और इससे बिजली प्रोडक्शन होती है। ये मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की क्या क्या चीज़ें हैं जो NPCIL कर रही है, और बाकी के पावर प्रोडक्शन, बाकी के अलग अलग टाइप के जो पावर प्रोडक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। पर्यावरण को प्राथमिकता देने के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन एक वर्ल्ड वाइड चुनौती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको पता ही है कि पर्यावरण हितैषी न्यूक्लियर विद्युत ऊर्जा की एक विशिष्टतम पहचान है। ये जो न्यूक्लियर विद्युत ऊर्जा है वो पर्यावरण के काफ़ी हितैषी है। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित स्वच्छ कार्बन उत्सर्जन रहित ऊर्जा वैश्विक तापमान पर लगाम लगाकर पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से हम बिल्कुल कम मात्रा में कुछ चीज़ें जो वातावरण में जो हानिकारक गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है,
सल्फर डाइऑक्साइड है और अन्य हानिकारक गैसें जो कोई भी प्रोडक्शन ऐसा हम हवा में छोड़ते नहीं हैं जो कि हवा को प्रदूषित करे और वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल वार्मिंग का जो समस्या है उसमें बढ़ावा मिले। तो इसमें तो बिल्कुल हमारा न्यूक्लियर पावर सुरक्षित है इसके लिए, क्योंकि ऐसे कोई भी गैसें हम उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वैश्विक तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, उस पर हम वृद्धि होने से लगाम लगाते हैं ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, और पृथ्वी के पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है ये चीज़ें। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों से न तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और न ही सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ना ही सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे अम्लीय वर्षा को रोकने में, झीलों को, नदियों को और मिट्टी को अम्लीय होने से बचाने में मदद मिलती है। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र से निकलने वाला विकिरण प्रकृति में मौजूद, पहले से जो प्रकृति में मौजूद है, प्राकृतिक पृष्ठभूमि में जो विकिरण मिलती है उसका बहुत ही नगण्य भाग होता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है। क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंक्रीट के घरों में रहते हैं, कंक्रीट को घरों में रहते रहते जितना ज़्यादा रेडिएशन हमें मिल जाता है उसका और बाकी जो इन्वायरमेंट है, कॉस्मिक रेडिएशन, जो अंतरिक्ष से रेडिएशन आते हैं, जो सनलाइट से जो रेडिएशन आते हैं, अलग अलग तरह से रेडिएशन हमें मिलता रहता है। कुछ हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की तरह अगर हम ले लें तो पोटेशियम का ले लीजिए, पोटेशियम हम खाते हैं उसके अंदर भी रेडिएशन होता है। और कार्बन जो खाना हमको बॉडी में सबसे ज़्यादा पार्ट जो कार्बन होता है, और कार्बन में उसके जो आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, कार्बन C14 का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, पर हमारे लिए उतना नुकसानदेह नहीं होते हैं, हमें कोई नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। तो इस तरह से, और हम जब भी एक्सरे के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं और भी तरह के रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी वगैरह कराते हैं अपने बॉडी का, तो उसमें जो रेडिएशन हमें लगता है वो कई गुना ज़्यादा लग जाता है जितना हमें यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में काम करने में लिमिट के अंदर लगता है। एक लिमिट बनाया हुआ, हर चीज़ का लिमिट सेट किया हुआ है, और जो मानक है वह स्टैंडर्ड मानक है जो इंटरनेशनल लेवल का, उसको फॉलो किया जाता है। और गाइडलाइन जो देती है इंटरनेशनल लेवल पे ICRP, इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, वो जो देती है मानक, हमें उस मानक को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे एक साल में जो 20 मिलीसीवर्ट मतलब 2000 मिली रेम इतना जो डोज लग जाए हमें, तो वो एक साल का हमें डोज डिसाइड किया हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 20 मिलीसीवर्ट का जो डोज है, आप एक बार एक्सरे कराने जाते हो तो लग जाता है, और साल भर में हम उतना भी नहीं डोज लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो काफ़ी सुरक्षित होता है, और उससे बचने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए तरह तरह के यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उपकरण होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हम रेडिएशन से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जोनिंग किया हुआ है, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, 4 जोन का डिवीज़न किया हुआ है। और उसके बाद एक्सक्लूजन जोन आते हैं, हमारे प्लांट के बाहर के एरिया में एक्सक्लूजन जोन है, एक बाउंड्री बनाया हुआ है, आपको पता ही है। उस बाउंड्री के बाहर, उस बाउंड्री के अंदर तक एक लिमिट बनाया हुआ है कि 1 मिलीसीवर्ट पर आवर, 1 मिलीसीवर्ट पर आवर से ज़्यादा अगर 1 मीटर हाइट पे अगर आ रही है रेडिएशन वहाँ पे, तो उसको माना जाएगा कि रेडिएशन बाहर निकल रहा है। अदरवाइज लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप ड्यूटी पे जाते हैं तो आप Zone 1 में ही रहते हैं, बाहर में रहते हैं बिल्कुल, तो आपको कोई रेडिएशन का ख़तरा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं खतरा होता है। और जो लोग काम करने के लिए अंदर जाते हैं, Zone 2 में जाते हैं। Zone 1 मीन्स जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जो हमारा कैंटीन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, जहाँ पे चारों तरफ आप राउंड लगाते हैं, ड्यूटी करते हैं, बाहर का सारा इलाका, टरबाइन बिल्डिंग और जो है ये सब Zone 1 में आते हैं। लेकिन Zone 2 में, जहाँ से Zone 1 से Zone 2 में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो जहाँ पे हम सैंपल देने के लिए एंट्री करते हैं, जहाँ पे हम TLD यूनिट है, और TLD यूनिट के जस्ट आगे जहाँ पे TLD लेते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंट डिटेक्टर, जो हमारा रेडिएशन रिकॉर्ड करता है, हम इंस्ट्रूमेंट लेकर जाते हैं कि हमें कितना रेडिएशन लग रहा है, जो 1 महीने तक का रिकॉर्ड रखता है कि 1 महीने में कितना। उसमें आप देख नहीं सकते, तो 1 महीने बाद डिपार्टमेंट बनाई गई अलग से उसके लिए, HPU, वो 1 महीने बाद उसे देखकर और हमें बता देती है कि इसमें इतना रेडिएशन रिकॉर्ड हुआ है। तो वो लेकर हम रोज़ जाते हैं जब भी रेडिएशन एरिया में काम करने जाते हैं। दूसरी चीज़
कि वो जोन 2 में इंटर करते ही हम पहन लेते हैं, लेना पड़ता है, इतना छोटा सा इक्विपमेंट होता है। दूसरी चीज़ कि एक DRD होता है ना, DRD होता है डायरेक्ट रीडिंग डोजीमीटर, उसमें डायरेक्ट रीडिंग दिखेगा कि अभी आपको कितना रेडिएशन लग रहा है, और अगर एक लिमिट से ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है जो सेट किया हुआ है तो अलार्म बजने लगता है, आपको अलर्ट करता है। तो ये सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, और ऊपर से हम कवर ऑल वगैरह पहन के जाते हैं ताकि सरफेस कंटामिनेशन ना हो सके। बाहर में अगर कहीं पे कंटामिनेशन है, मटेरियल है, अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो हमारे बॉडी में ना चिपके, उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कुछ कपड़े आते हैं, वो क्लॉथ आते हैं, वो हमें पहन कर अंदर जाना पड़ता है। हम बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, और नाक से अंदर न चला जाए रेडिएशन हवा से, तो उसके लिए भी यहाँ पे वेंटिलेटेड प्लास्टिक सूट होता है जो पहनकर, और बिल्कुल अंदर से अंदर ही वेंटिलेटेड होगा बॉडी में, पूरा सूट के अंदर से ही एयर डाला जाएगा, और अंदर से एयर हमारे नाक में जाएगी और अंदर से बाहर जाएगी एयर, पर बाहर से अंदर नहीं जाएगी। ऐसा वेंटिलेटेड प्लास्टिक सूट होता है। और एयरलाइन रेस्पिरेटर्स होते हैं, और भी अलग अलग तरह के रेस्पिरेटर्स होते हैं जो नाक में ऐसे पहन लेते हैं हम, तो हमें रेडिएशन की मात्रा नहीं लगती है, कम लगती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रदान किए गए हैं। इसमें कोई भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए आपको कि आपको रेडिएशन लगता है। आप अगर साइड पे जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको बिल्कुल कम रेडिएशन लगता है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियर विद्युत से निकलने वाला विकिरण, न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र से निकलने वाला विकिरण प्रकृति में मौजूद प्राकृतिक पृष्ठभूमि का नगण्य या अत्यंत अल्प भाग होता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है, न के बराबर होता है उसका। उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम के बड़े बड़े भंडारों के ऑप्शनल उपयोग हेतु भारत के पास दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करने वाला एक अनूठा त्रिचरणीय न्यूक्लियर विद्युत कार्यक्रम है। हमारे भारत में एक 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया गया है कि फर्स्ट स्टेज में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यूरेनियम का इस्तेमाल करके, और तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में थोरियम भी है ना, तो थोरियम का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद एक और उसके जो फ्यूल निकलेंगे उसका इस्तेमाल करके थर्ड स्टेज में पावर प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसा है कि जो फर्स्ट स्टेज में हम प्रोडक्शन करेंगे उसका जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल सेकेंड स्टेज में, और सेकेंड स्टेज में जो प्रोडक्शन होगी उसका स्टेज 3 में, और जो स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड में जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, गीगावाट में होगा, मेगावाट में अभी चल रहा है प्रोडक्शन। तो प्लांट की कैपेसिटी मेगावाट में है, अभी जानते ही हैं आप, आगे गीगावाट तक जा सकता है। तो लेकिन अभी तक इसमें रिसर्च ही चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा प्लांट अभी तो ऑपरेटिंग नहीं है, प्लांट प्रोडक्शन में नहीं है अभी तक, ऐसा उस पर रिसर्च चल रहा है। तो आगे इस प्रकार न्यूक्लियर विद्युत प्रकृति हितैषी वास्तविक रूप में संधारणीय विद्युत ऊर्जा है जो द्रुत गति से विकसित होने वाले राष्ट्र की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आप जानते हैं कि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और जो आसपास के लोग हैं, जो बाउंड्री के बाहर के लोग हैं, 5 किलोमीटर के अंदर प्लांट के रेडियस से, सेंटर से, वहाँ से जो रेडियस है उसका, वो 5 किलोमीटर के अंदर पब्लिक का ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। कोई भी पब्लिक जो बाहर से आ रही है उनको वहाँ पे बसने के लिए पूरा कंट्रोल में रखा जाता है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और एरिया का सर्वे किया जाता है कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट से जो लोग जाते हैं रेगुलर इन्वायरमेंटल सर्वे के लिए, स्पेशली उसके लिए इन्वायरमेंटल सर्वे लेबोरेटरी बनाया गया है, जो हवा में, पानी में, मिट्टी में कितना मात्रा में रेडिएशन है वो हमेशा चेक करते रहते हैं। तो हमारी न्यूक्लियर विद्युत ऊर्जा बिल्कुल सुरक्षित है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु और परमाणु के साथ काम करते हुए हम सारे लोग और आप। जय हिंद, जय भारत। के और भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्वेरीज होंगे, तो कृपया आप हमें ये वीडियो देखने के बाद बता सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद। और मैं इसमें अपना लिंक डालूंगा, ईमेल आईडी डालूंगा इसमें, उस ईमेल आईडी पे आप हमसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से किया है, सोशल सर्विस के प्रोग्राम के तहत किया है हमने, जो कि हमारे मित्रों को अवगत हो जाए कि क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं न्यूक्लियर पावर विद्युत में काम करते हुए। कोई परेशानी नहीं है, अगर हम सुरक्षा का इस्तेमाल करते हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो अपनी क्वेरीज़ हमें मेरे ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित हैं और हम न्यूक्लियर पावर के साथ, परमाणु राष्ट्र की सुरक्षा में।